नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे। अब तक अपन ने 40 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। उनके बाद में आज अपन 41 है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। 41 से 50 तक के जो क्वेश्चन है वो अपन आज पढ़ेंगे। सब जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, यदि एक ट्रांसफार्मर है, जो एक ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अधिकतम दक्षता के लिए आवश्यक शर्त, अर्थात एक ट्रांसफार्मर है उसकी अपने को अधिकतम दक्षता चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या शर्त रखनी होगी, या जिससे कि अपन किस शर्त का पालन करेंगे जिससे कि अपने को जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता होती है वो अधिकतम प्राप्त हो सके। तो उसके अंदर हिस्टैरिसीस हानि, भंवरधारा हानि बराबर बिल्कुल नहीं होगा। वैसे मैंने जो टिक है ये लगा रखे हैं क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन थे उनकी जो पीडीएफ है, मैं पहले ही जब मैं वीडियो जो इसका जो टॉपिक था, जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक पूरा किया था, तो उस ट्रांसफार्मर के टॉपिक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने जो क्वेश्चन थे उनकी ये पीडीएफ है मैंने पहले डाल दी थी, और जो वीडियो है मैं अब उनका अब वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर क्वेश्चन वहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको जो ट्रांसफार्मर के जितने भी टॉपिक हैं जो मैंने कराए हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो क्वेश्चन को कम आगे करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जो इसके अंदर जो कॉपर लॉस, जो कॉपर हानि है और जो ताम्र हानि है, सॉरी लोहा हानि है, कॉपर लॉस और ताम्र हानि एक ही हो गई, और जो लोहा हानि होती है उन दोनों का मान अगर बराबर हो जाएगा ना, तो जो अपना ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता होगी ना वो अधिकतम होगी। अर्थात ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानि होती हैं, लौह हानि और सेकंड है ताम्र हानि। तो इन दोनों जो हानियां हैं इनका मान अगर अपन बराबर कर देंगे तो जो इसकी जो दक्षता होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो उसकी अपने को अधिकतम प्राप्त होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुकोल्ज रिले, जो कि एक सुरक्षा युक्ति होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। बुकोल्ज रिले, जो बुकोल्ज रिले है, जो बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। ये जो बुकोल्ज रिले होता है ट्रांसफार्मर के अंदर सुरक्षा युक्त तो होती है, लेकिन ये किससे सुरक्षा करती है, तो ये जो अपनी बुकोल्ज रिले होती है ना वो आंतरिक दोष, अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर जो अंदर की तरफ जो अपने को दोष होते हैं, क्योंकि अपन अंदर बाहर से तो अपन जो दोष होते हैं, जो अगर कोई स्पार्किंग वगैरह हो रही है तो उसका तो अपन पता लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या कोई दोष है, तो उसका अपन पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अपन एक युक्ति है जिसे अपन बोलते हैं बुकोल्ज रिले, उसको काम में लेते हैं। तो ये जो बुकोल्ज रिले है ट्रांसफार्मर के अंदर जो आंतरिक दोष होते हैं उसका पता लगाने के लिए अपन बुकोल्ज रिले का काम कर, जब बुकोल्ज रिले उसको काम में लेते हैं। और मैंने जब बुकोल्ज रिले के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि जो अपनी बुकोल्ज रिले होती है इसका मेन कार्य होता है सुरक्षा करना। ये बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर लगी हुई होती है, और अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो ये जो रिले है अपनी, ये अर्थात जो इसके अंदर अलार्म होता है वो अलार्म बजने लग जाता है, जिसके कारण अपने को पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर है, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ हानियां हैं, या तो फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसके अंदर स्पार्किंग या जो करंट है वो लीकेज हो रहा है। इस तो इससे रिलेटेड अब या ओवरलोड हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जो हानियाँ होती हैं, आंतरिक जो हानियाँ, वो अपने को भूगोल जिले के द्वारा पता चल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अपना करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसको अपन बोलते हैं, दो ट्रांसफार्मर अपने पढ़े थे, सिटी ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर। सिटी ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था, ये सिटी ट्रांसफार्मर है, सी आई ट्रांसफार्मर नहीं है, सी आई नहीं है, सिटी ट्रांसफार्मर है। तो जो अपन सिटी और पीटी जो ट्रांसफार्मर पढ़े थे दो प्रकार के, उनमें जो सिटी है करंट ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर करंट का मान होता है कम। ध्यान रखना करंट का, अगर सिटी ट्रांसफार्मर नाम आते समझना कि करंट है, इसका मतलब अधिक नहीं है, ये कम है, इसके अंदर करंट का मान कम होता है, और जो वोल्टेज होता है उसका मान अधिक होता है। और दूसरा होता है पीटी ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा अपन वोल्टेज का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसके अंदर वोल्टेज का मान कम और जो करंट है अपनी उसका मान अधिक होता है।
तो जो है सिटी ट्रांसफार्मर है, अपने को पूछा गया है कि जो सिटी ट्रांसफार्मर है वो जब प्रयोग में न आ रहा हो, अगर ट्रांसफार्मर है या अपना सिटी ट्रांसफार्मर ये प्रयोग में नहीं आ रहा है, तो जो है सेकेंडरी होनी चाहिए। तब अगर अपने को सिटी ट्रांसफार्मर काम में नहीं आ रहा था तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो होनी चाहिए, तो उसको लघु परिपथ अर्थात जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करके अपने को रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ट्रांसफार्मर है, ये क्वेश्चन मैं ट्रांसफार्मर का जब टॉपिक करवा रहा था तो उसके अंदर जब रेटिंग की बात आई थी तब मैंने बता भी दिया था कि कई बार एग्जाम के अंदर जो रेटिंग है उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग पूछी है, रेटिंग किस में दी जाती है, केवीए के अंदर देती है, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केवीए, इसकी फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। अर्थात जो अपना ट्रांसफॉर्मर होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसकी रेटिंग अब हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो रेटिंग होती है हमेशा केवीए में दी जाती है, केडब्ल्यूएच वगैरह ये जो जितनी भी और भी होती है उनके वो नहीं दी जाती है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि केवीएम में क्यों दी जाती है, क्योंकि अभी तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी बताऊंगा तो जो वीडियो है अपना वो लंबा होता जाएगा और जो आगे जो क्वेश्चन है वो मैं करा नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए अगर आपको केवीएम में क्यों दी जाती है तो उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा जो जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक मैंने कराया था उसके अंदर जो वीडियो थे उनके अंदर आप अगर थंबनेल पे देखोगे या फिर उसका जो टाइटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि केवीएम में क्यों दी जाती है, तो उस वीडियो को आप देख लें जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि केवीएम में ही क्यों दी जाती है। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन है। जो ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी अर्थात जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर जो प्रेरित ईएमएफ है या जिसको विद्युत वाहक बल होता है इसको बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, या जिसको शॉर्ट में वी वाह बल भी लिखा जाता है। तो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किस पर निर्भर करता है। इसने पूछा है कि जो अपने ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस पर निर्भर करती है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित जो अपने को विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ध्यान रखना हमेशा एक तो आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है, एक जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के अंदर जो परिवर्तन होता है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके अंदर भी परिवर्तन होगा। कई बार एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, वो मैं आगे जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो में आपको डाल दूंगा जिससे आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उनमें मैं क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स का मान परिवर्तित करने पे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, या जिसका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन इस प्रकार था कि जो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होगा, कम होगा, ऐसा कुछ था। उसके अंदर फ्लक्स को बढ़ाया या कम किया गया था। इसके बाद में जो सेकेंडरी है उसके अंदर टर्न्स की संख्या है, अर्थात विद्युत वाहक बल कब, विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जितनी ज़्यादा टर्न्स की संख्या होगी उतनी ज़्यादा अपने को विद्युत वाहक बल जो है उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसलिए जो सेकेंडरी के अंदर टर्न्स हैं उसकी संख्या पर भी यह निर्भर करता है। तो अपना जो सही आंसर है वो डी है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और दूसरा है फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है उसमें परिवर्तन के ऊपर, और थर्ड है सेकेंडरी में जो टर्न्स की संख्या पर अगर अपन घटाते हैं तो जो अपनी प्रेरित विद्युत वाहक बल वो भी घटता है, और बढ़ाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो भी बढ़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक ट्रांसफॉर्मर है, जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है पूर्ण लोड है अर्थात फुल लोड पर है, जो फुल लोड पर जो हानि है 1000 वाट हानि है, और आधे भार पर हानि कितनी होगी। तो जो इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर है उसके पूर्ण भार के फुल लोड के ऊपर है और उसकी हानि 1000 वाट है, तो आधे भार पर उसकी जो हानि होगी ना वो 250 वाट होगी। अर्थात हानि भी जैसे अगर पूर्ण लोड है, लोड कम होता है
तो भी उसकी हानि कम होगी। अगर आप उसको आधा कर दें बार को, तो अर्थात जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा हानियाँ होंगी, और जितना ही लोड कम होगा उतनी ही कम अपने को ट्रांसफार्मर के अंदर हानियाँ होंगी। तो इसको आधा कर देंगे तो जो अपनी जो हानि होती है वो होती है 250 वाट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर टेप चेंजर होता है। टेप चेंजर होता है, उसका क्या कार्य होता है? तो जो अपना वोल्टता अनुपात को बार के अनुसार नियंत्रित करता है। अर्थात जो वोल्टेज का जो अनुपात होता है ना, कि भाई कितना वोल्टेज है, उस वोल्टेज का जो है उसको बार का जो बार होता है लोड के अनुसार नियंत्रित करने का जो कार्य होता है, अर्थात वोल्टेज को नियंत्रण करता है। वोल्टेज नियंत्रण करने वाला कौन सा होता है? टेप चेंजर होता है। ये जो टेप चेंजर है ये वोल्टेज को, जो वोल्टेज के मान का जो अनुपात होता है उसको बाहर, अर्थात जो लोड होता है अपना, उसके अनुसार नियंत्रित करता है। तो ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि अगर बाहर के जितना बाहर होगा उस हिसाब से अगर अपन वोल्टेज को कम, इसका जो अनुपात है उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो जो कि अपना ट्रांसफार्मर है उसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए जो है टेप चेंजर है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 48 नंबर का क्वेश्चन है। जो दो ट्रांसफार्मर है, जो अपने पास अपने जो दो ट्रांसफार्मर ले रखे हैं उनको समांतर में परिचालित किया है। समांतर में परिचालित होते हैं अर्थात पैरेलल में, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते हैं दो प्रकार के। इसमें समांतर क्रम दे रखा है, अर्थात समांतर के अंदर उसको प्रचलित होते हैं। दो ट्रांसफार्मर हैं समांतर में प्रचलित होते हैं। आगे क्या है कि तो वे आपस में भार किस पर आधारित, किस पर, अर्थात बार है जो किस आधार पर बांटते हैं। अर्थात समांतर में अगर अपने को है ट्रांसफार्मर है उनको प्रचलित करना है या अपने को काम में लेना है समांतर के अंदर उनको कनेक्ट करके, तो उसको जो बार होता है उसको किस आधार पर अपन बांटे कि जिससे अपने को जो दक्षता होती है वो उच्च मिले। तो इसके अंदर है जो केवी निर्धारण होता है अपना किलोवोल्ट, उसके अनुसार अपन उसकी जो है बार है उसके आधार पर बांटते हैं। यही मैंने उस केवी के बारे में मैंने बताया था कि बाहर के कारण ही, क्योंकि जो केवी जब ट्रांसफार्मर का जब निर्माण करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जो ट्रांसफार्मर है किस लोड पे कार्य करता है। उनको फ्रीक्वेंसी का पता रहता है कि हाँ इतनी फ्रीक्वेंसी तक ये कार्य करेगा, लेकिन उनको बाहर का पता नहीं होता कि आगे जाकर ये ट्रांसफार्मर कितने बार पर कार्य करता है। तो वो एक निश्चित जो मान होता है उनका, कि जो एवरेज मान अपन काम में लेते हैं केवी के अंदर, केवी है किलोवोल्ट एम्पियर, उसके अंदर उसकी दक्षता देते हैं। उसके बाद में आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है ना वो कितना होता है? ध्यान रखना, जो अपने ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती हैं वो दोनों आपस के अंदर टच नहीं होती हैं, और दोनों के अंदर जो अपन प्राइमरी से जो सेकेंडरी के अंदर जो अपने को करंट मिलता है वो सिर्फ किसके कारण मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे कि प्राइमरी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि अपन प्राइमरी के अंदर सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने पर प्राइमरी है वो चुंबकित होगी, और चुंबकित होने के कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जैसे कि ये कुछ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो वाइंडिंग है ऐसे कुछ वाइंडिंग की हुई है इस प्रकार से। अगर इस पे वाइंडिंग की हुई है और इस पे वाइंडिंग की हुई है, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको अपन सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र उसका बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनने पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र है सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके संपर्क में आता है। संपर्क में आने के कारण ये भी चुंबकित हो जाएगी, और चुंबकित होने के कारण अपने को जो है मान अपने को मिल जाएगा। अर्थात जो लोड है यहाँ पे अपन जोड़ देते हैं जिसको अपने को आउटपुट के अंदर सप्लाई मिल जाती है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो दोनों है इन दोनों के बीच के अंदर इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कितना होता है? इंसुलेशन प्रतिरोध हमेशा ध्यान रखना अनंत होता है। कभी भी जीरो मत कर देना, क्योंकि जीरो इनके बीच में जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में जो है इंसुलेशन प्रतिरोध है वो होता है अनंत। अनंत इसका इंसुलेशन प्रतिरोध होता है इन दोनों वाइंडिंग के बीच में। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है जो अपना जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, उसकी दक्षता कितनी होती है? तो ध्यान रखना हमेशा जो आदर्श ट्रांसफार्मर वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके अंदर हानि नहीं है, क्योंकि अगर लोहा लोहा अगर लोहा वाला पार्ट है तो उसके अंदर लोहा हानि होगी, अगर ताम्र वाला है तो ताम्र हानि होगी। अर्थात
अपने को जो यूज ही इनके अंदर ऐसा करें जिसके कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हानियाँ होंगी। अर्थात आदर्श कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है, लेकिन अपन आदर्श ट्रांसफार्मर काम में नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक आइडियल इस प्रकार बताया गया है कि जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, उसकी दक्षता कितनी होनी चाहिए, तो जिसकी जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है अर्थात आदर्श है, तो इसका होना तो 100 चाहिए ना, फिर 100% होना चाहिए, लेकिन ये भी 100% नहीं है। तो इसके का अंदर जो है इसका आंसर है वो आता है 99% जो होता है, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो होती है 99% होती है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो 51 से आगे जो क्वेश्चन है अपन वो अपन मैं कराऊंगा आपको, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।